Hello everyone. In this video, we are going to discuss important news snippets from The Hindu, 8th June 2026. Before moving ahead, I would say never give up. Never give up on your efforts, never give up on your dreams, because I think अभी ऐसे लगेगा कि कुछ सेंस नहीं बन रहा जिंदगी में, हम कर क्या रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली कुछ ना कुछ मीनिंग इसका निकल ही आएगा और सब बढ़िया होगा. सो लेट्स गेट बैक टू इट. GS1 का सबसे पहले आर्टिकल आता है सोशोलॉजी से. इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ. बेसिकली दिस आर्टिकल वॉज अबाउट दैट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट फर्टिलिटी रेट्स तो हम स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज़ को टारगेट करते हैं. बट दिस आर्टिकल रिफ्यूटेड दैट क्लेम और उन्होंने बोला कि अब फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम हो रहा है हर एक कम्युनिटी में, हर एक रीजन में. सो इसके लिए हमें एक ये ट्रेंड याद रखना है जिसमें फर्टिलिटी रेट हैव फॉलन टू और बिलो रिप्लेसमेंट रेट. फर्टिलिटी रेट आई थिंक राइट नाउ इट इज़ 1.9 and replacement rate is 2.1. So few children are born to replace the previous generation. ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ उन्होंने फैक्टर्स बताए जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. दैट इज एजुकेशन, इनकम बढ़ रही है, हेल्थ केयर असेस हो रहा है एंड विमेन एम्पावरमेंट. इसकी वजह से फर्टिलिटी रेट इन्फ्लुएंस हो रहा है, ना कि रिलीजन की वजह से. इसको हम सोशोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं अंडर द टॉपिक रिलीजन. नेक्स्ट थिंग वी हैव socio-economic determinants of fertility. How fertility rate is decided? Number 1, poverty level. आपने देखा होगा कि जितनी पावर्टी ज़्यादा होती है वहाँ पे चिल्ड्रन भी ज़्यादा होते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू अटैच टू चिल्ड्रन. फीमेल लिटरेसी, द मोर फीमेल इज एजुकेटेड तो फर्टिलिटी रेट उतना ही कम होता है. असेस टू हेल्थ केयर, अर्बनाइजेशन, विमेन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. देन व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस? इसी आर्टिकल में बताया गया कि अगर हम डेमोग्राफिक चेंज को किसी रिलीजियस कम्युनिटी के साथ रिलेट करते हैं तो उसके सोशल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? सोशल कोहेजन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हम एक दूसरे में हेट्रेड बढ़ेगी. देन एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग नहीं हो सकती अगर हम ऐसे क्लेम्स पे रहते हैं कि फर्टिलिटी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की वजह से बढ़ रही है. देन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड सेकुलरिज्म कॉम्प्रोमाइज होगा. नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम GS1 अगेन, सोसाइटी और सोशोलॉजी. रिपोर्ट वॉज दैट 74% गर्ल्स इन ओडिशा मिस देयर स्कूल ड्यूरिंग मेंजुरेशन. वाई? बिकॉज इनलिंक्ड सोशल स्टिग्मा. तो इसको हम लिंक कर सकते हैं लेबलिंग थियोरी के साथ जिसमें सोसाइटी असाइंस मीनिंग्स टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. और लेबलिंग थियोरी को हम काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं. लेबलिंग थियोरी ईजी वे में मैं बताऊं तो ये है, अगर हम किसी को बोलेंगे कि तुम नलायक हो तो एक दिन वो समझना शुरू हो जाएगा कि हाँ मैं नलायक हूँ. सो लेबलिंग थियोरी इज लाइक यू आर लेबलिंग समवन कि एक दिन वो खुद से ही बिलीव करना शुरू हो गए हैं कि ऐसा ही है. ओडिशा में ये पाया गया 74% गर्ल्स मिस कर देती हैं स्कूल ड्यू टू नॉन इंक्लूसिव फैसिलिटीज एंड सोशल स्टिग्मा. नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम GS1, सोसाइटी और सोशोलॉजी. आर्टिकल वॉज अबाउट वाराणसी में they are going to shift meat fish shops to outskirts. इसको हम लिंक करेंगे स्पेशियल प्यूरिफिकेशन. कंसेप्ट क्या बोलता है स्पेशियल प्यूरिफिकेशन का? कि अगर यहाँ पे कोई डोमिनेंट कम्युनिटी रहती है तो उसके बिलीव्स ही माने जाते हैं. तो इस आर्टिकल को हम लिंक कर सकते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं मे बी उनकी बिलीफ, उनके जो सेट ऑफ बिलीफ है उनको नहीं माना जा रहा और मेजॉरिटी की बिलीफ को माना जा रहा है. तो उसके साथ हम लिंक कर सकते हैं. ठीक है. Next article is from GS2, Constitution, Ordinance Making Power. Recently it was in news because Center has passed ordinance to increase the strength of Supreme Court judges from 34 to 38. Article can be used in executive ordinance making power, in parliamentary supremacy questions, in judicial independence versus judicial accountability questions. Certain case laws were also given. Number 1 was regarding judicial independence. Number 1 case law was regarding NJAC, जिसका पूरा नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, जिसमें 99th अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया था. नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डिनेंस से रिलेटेड कुछ केस लॉज आते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो हम यूज़ करते हैं DC वाडवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1986. इसमें क्या बोला था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया था कि री promulgation of ordinances is a fraud on constitution. ये केस था कि ये बार बार ऑर्डिनेंस के थ्रू ही लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे थे लेकिन लॉ नहीं बना रहे थे. तो उसने बोला था कि बार बार ऑर्डिनेंस करोगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा. सेकेंड केस लॉ जो हम पढ़ते हैं वो है कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. दोनों स्टेट ऑफ बिहार के हैं.
एक 2017 का है ये वाला। इसमें उन्होंने बोला कि डिक्लेयर्ड दैट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट अ पैरेलल सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन। आप ये नहीं बोल सकते आप रूटीनली इसको यूज करके बोलो कि यही लेजिस्लेशन है, ऐसे ही हम चलाएंगे, नहीं। यू हैव टू पास अ प्रॉपर लॉ। ये क्यों पूछा गया? क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्ली के थ्रू कि अगर ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से ये जो स्ट्रेंथ बढ़ाई है, अगर ये लॉ नहीं बनता तो क्या जो डिसीजंस ये 5 जजेस लेंगे वो वैलिड रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्या वो जजेस अपने पोस्ट गवा बैठेंगे अगर ये लॉ नहीं बनता? तो कुछ प्लीज उन्होंने डाली हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं, उसको हम देखेंगे जब जजमेंट आएगी। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ डी फैक्टो वैलिडिटी के बारे में बात की गई इस आर्टिकल में, जिसमें उन्होंने बोला कि मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो भी डिसीजंस लेंगे वो डी फैक्टो रहेंगे, वो नहीं चेंज होंगे आफ्टर अगर कुछ ऑर्डिनेंस जो है वो लॉ में चेंज नहीं होती तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें ही प्रॉब्लम आती है सेपरेशन ऑफ पावर की। देखो ये सेपरेशन ऑफ पावर में भी एग्जांपल बहुत अच्छी सूट करेगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर ऑर्डिनेंस बना रही है, लेजिस्लेटिव पावर डिसाइड कर रही है जुडिशियल की कितनी पोस्ट होनी चाहिए, और प्रॉब्लम आती है जुडिशियल इंडिपेंडेंस में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS2 गवर्नेंस और फेडरलिज्म से आएगा। द आर्टिकल वाज अबाउट कि अब हम नॉर्थ ईस्ट को एक रिसोर्स रिच की तरह भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का मिशन है क्रिटिकल मिनरल मिशन, और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी, जो हेडिंग थी, फ्रॉम अ बॉर्डरलैंड सिक्योरिटी फ्रंटियर टू अ स्ट्रैटेजिक रिसोर्स फ्रंटियर। आप ये लाइन को आप यूज कर सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट की वैल्यू कैसे बढ़ रही है। इसको आप इंटरनल सिक्योरिटी में भी यूज कर सकते हो, इन द केस ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट एंड हाउ वी आर इंसर्जेंसी हम कैसे कम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसमें ये आप लाइन यूज कर सकते हो। लेकिन कंसर्न्स क्या आते हैं? कंसर्न ये आता है कि अगर हम वहाँ पे माइनिंग करते हैं या फिर रिसोर्स हंट करते हैं तो लैंड ओनरशिप की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज़्यादातर ट्राइबल्स हैं तो उनकी लैंड ओनरशिप राइट्स अलग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी कल्चरल आइडेंटिटी की, देन कम्युनिटी राइट्स, देन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये लाइन भी मुझे बहुत अच्छी लगी, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स एडवांस फास्टर दैन गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस की। जब भी कुछ भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है तो वो बहुत जल्दी फुलफिल होता है, लाइक हम प्रोजेक्ट्स तो लगा देते हैं लेकिन गवर्नेंस डेफिसिट रहता है। देन पॉलिटिकली सेंसिटिव, फिर से हमने अभी निकोबार वाली बात देखी, हम निकोबार आइलैंड्स को स्ट्रैटेजिक लोकेशन के तौर पे डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिकल इशू बन के रह गया। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई भी इशू जो सेंसिटिव है तो उसको हम पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू के तौर पे पूरी दोबारा से डिबेट स्टार्ट हो सकती है। मिडल पाथ क्या है? मिडल पाथ है लोकल पार्टिसिपेशन कराओ, कम्युनिटी कंसल्टेशन होनी चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स होने चाहिए, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स होने चाहिए, then we have building trust and representation or institutional capacity. नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS2 में से, फिर से GS2 में से आता है, इट इज रिलेटिंग टू जुडिशरी बॉन्डेड लेबर। सोशोलॉजी में भी आप यूज कर सकते हो, बॉन्डेड लेबर हमारा एक पार्ट है सोशोलॉजी का। इसमें क्या आता है कि लेजिस्लेटिव वैक्यूम हम एक यूज करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ना एक चीज करता है, लेजिस्लेटिव वैक्यूम को फुलफिल करता है, जैसे विशाखा गाइडलाइंस दी थी। सिमिलरली ऑन दैट लाइंस सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कुछ गाइडलाइंस दी हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। उन्होंने कौन सी दी है? कॉम्प्रिहेंसिव विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान फॉर सर्वाइवर्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, उसकी कुछ गाइडलाइंस दी हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं लेजिस्लेटिव वैक्यूम में यूज कर सकते हैं, फिर हम यूज कर सकते हैं जुडिशरी ओवररीच में यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगी। देन वी हैव राइट टू रिहेबिलिटेशन, ये कहाँ से आएगा? आर्टिकल 21 से आएगा एंड 23 में से आएगा। 23 क्या बोलता है? 23 एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, और इसको हमने इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा एक्ट लेकर आए? इमोरल ट्रैफिक एक्ट। ठीक है, और इसके रिलेटेड एक और केस कौन सा है? बंधुआ मुक्ति मोर्चा। ये हम पढ़ते हैं 1984 केस को हम पढ़ते हैं ना, उसमें उन्होंने बोला कि रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। और वे फॉरवर्ड के लिए क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में बोला था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाओ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये हम काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है GS3 में, वहाँ यूज़ कर सकते हैं, GS2 में यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूसिव जस्टिस में यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह पे ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल हमारे पास फिर से GS2 में से आता है, हेल्थ सेक्शन से आता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला फॉर विकसित भारत 2047। उसके अंदर उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स बोले हैं जो कि हम हेल्थ में बहुत एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है नेशनल हेल्थ रिसर्च प्रोग्राम। रिसर्च इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ICMR ने नेशनल हेल्थ रिसर्च प्रोग्राम निकाला है जो कि काफ़ी तरह की कंडीशंस के ऊपर रिसर्च करेगा।
सेकेंड थिंग उन्होंने बोली है कि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करेंगे। टेक्नोलॉजी में क्या आएगा, AI, रियल टाइम हेल्थ डेटा सिस्टम्स वगैरह डेवलप करेंगे टू प्रमोट मेडिकल फैसिलिटीज़। फिर थर्ड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं कि ड्रोन, हम इसको पता है कितनी वाइडली यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको GS3 में यूज़ कर सकते हैं। ड्रोन्स के रिलेटेड हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ गया, उसमें हम आई ड्रोन इनिशिएटिव लिख सकते हैं। देन हमारे पास हेल्थ से आ गया, उसमें लिख सकते हैं। फिर हमारे पास डिसास्टर मैनेजमेंट में से आ गया, उस पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्या करते हैं कि ये ड्रोन्स के थ्रू वैक्सीन डिलीवरी पहले होती थी, लेकिन अब उन्होंने बोला कि हम एक्सपैंड करेंगे, हम मेडिसिन सैंपल कलेक्ट करने के लिए, क्रिटिकल मेडिकल सप्लाईज सप्लाई करने के लिए, ठीक है। देन हमारे पास ये वाला फोर्थ, मुझे लगता है कि ये जो है ये बहुत वाइडली यूज्ड है। हर एक कोई सा भी क्वेश्चन निकालो आप, कुछ भी इनिशिएटिव ले लो आप, उसमें लाइन आप डाल सकते हो इंडिजिनस, क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत। तो सिमिलरली दे आर सेइंग वी नीड टू बूस्ट इंडिजिनस मेडिकल टेक्नोलॉजी, और उसके एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए है, मेडिटेक मित्रा, मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्रा, दीज आर प्रमोटिंग व्हाट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देन इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइबल्स के लिए हम ट्राइबल नॉलेज को लेकर आओ। देन वी हैव इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ आउटकम्स, या हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव चलाते हैं, जैसे मोबाइल स्टॉक यूनिट्स। मोबाइल स्टॉक यूनिट्स मतलब कि जो बसेस टाइप में इमरजेंसी के लिए उन्होंने जो यूनिट्स क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। एंड प्रमोट बायो मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम GS3 इकोनॉमी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, बट ये आर्टिकल में थोड़ा सा उन्होंने सिस्टमैटिक वे में बता दिया। पॉजिटिव इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में यूज करो इसको, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम इसको। कैसे? स्ट्रॉन्ग सेक्टोरल परफॉर्मेंस, हमने बताना है कि इंडिया ग्रो कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है। हमने बताना है कि इंडिया का रुपी जो है वो स्टेबल है, कैसे मतलब स्टेबल नहीं है लेकिन डिस्टेबल होकर भी हमारी इकोनॉमी स्टेबल है, तो कैसे है, तो उसके रीजंस उन्होंने बताया है। रीजंस है, सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस लेड ग्रोथ। सर्विसेज की कितना GVA है? 54%, याद रखना 54%। देन इम्प्रूवमेंट इन कंजम्पशन, बताया था मैंने कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 7.5% है, और इन्वेस्टमेंट कितनी है, 7.5% है, ये भी 7.5% है। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? चैलेंजेस आ रहे हैं जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन वेस्ट एशिया, ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रप्शंस हैं, हाई इंपोर्ट कॉस्ट आ रही है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही है। सेक्टोरल में भी चैलेंजेस हैं, जैसे एग्रीकल्चर की ग्रोथ हमने देखी थी 3%, जो कि कम है 4.2% इन 2024-2025। तो एग्रीकल्चर का हम बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर में और भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको वो लिख सकते हैं कि जैसे एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर नहीं अच्छा। देन हमारे पास और क्या प्रॉब्लम है कि RBI ने प्रोजेक्ट किया है GDP ग्रोथ एट 6.6%। लास्ट आर्टिकल हमारे पास GS3 से आएगा, वी कैन रिलेट इट विद ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी। PM E-ड्राइव स्कीम के अंदर हम और बसेस को लॉन्च करेंगे। PM E-ड्राइव किसके अंडर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर नहीं है, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। गोल है अडॉप्शन ऑफ EVs, एंड इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, हम इसकी अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए E-वाउचर करते हैं इशू। अब E-वाउचर क्या है ये आप एक बार सर्च ज़रूर करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।